हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर ऑफ जुडिशरी। आज के हमारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सो बेसिकली बिना टाइम वेस्ट करे हम ये देख लेते हैं अपनी इस वीडियो में हम कवर क्या क्या करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वॉइड मैरिज को, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 15 के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एंड पनिशमेंट्स क्या हो सकती हैं, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखो, अगर हम देखें सिंपली डेफिनेशन ऑफ वॉइड मैरिज के बारे में, तो अ वॉइड मैरिज इज वन दैट इज इनवैलिड फ्रॉम द आउटसाइड एंड has no legal recognition under the law. Such marriages do not require any formal declaration to be considered void, as they are deemed null and void ab initio. Void ab initio, which means starting से ही जीरो है in the eye of law. starting से ही एक ऐसी शादी जिसकी कोई वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ नहीं है। मीन्स एक लड़का और एक लड़की ने बेशक शादी तो कर ली है, लेकिन अगर हम बात करें इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नज़र में वो शादी बिल्कुल ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये एक ऐसी शादी है जिसकी कल को चलकर अगर किसी भी तरीके की कोई भी मैटर क्रिएट होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में, और उन दोनों पार्टनर्स में से कोई भी एक सोचे कि वो कोर्ट के पास जाकर किसी भी तरीके की हेल्प ले सकता है अपने डिस्प्यूट को क्लियर करवाने के लिए, या फिर वाइफ मेंटेनेंस सोचे क्लेम करने के लिए अपने हस्बैंड से, तो वो नहीं कर सकती है। मेंटेनेंस भी आप क्लेम नहीं कर सकते हो बिकॉज आपकी नज़र में ही वो शादी थी, बट कोर्ट की नज़र में तो आप कभी शादीशुदा थे ही नहीं। कोर्ट की नज़र में आप दोनों की शादी की कभी भी स्टार्टिंग से ही लेके एंड तक कोई वैल्यू थी ही नहीं। ये होती है वॉइड मैरिज। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और नोट करने वाला है थोड़ा सा, अगर हम ध्यान देंगे कि ये एक ऐसी शादी है जिसे किसी भी तरीके के फॉर्मल डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ये कि जो वॉइडेबल मैरिज होती है ना, वो एक वैलिड मैरिज होती है, उसे वॉइड करवाने के लिए भी है एक लीगल डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है। बट एक वॉइड मैरिज ऐसी शादी है जो कि बेशक आपने कर ली है, बट बिकॉज उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं कोर्ट की नज़र में, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है कि कोर्ट कोई लीगल पेपर पे लिख कर देगा डिक्लेयर करके कि हाँ जी आपकी शादी वॉइड है। आपको किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी फॉर्मल डिक्लेरेशन भी आपकी वो शादी वॉइड ही मानी जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। अब ये तो हमने देख ली कि इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल वर्ड्स में हम समझ चुके हैं। आगे हम देखते हैं ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज, जो कि सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। इन सिंपल वर्ड समझे तो ये क्लियरली ये कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 5 क्लॉज 1, सेक्शन 5 क्लॉज 4, सेक्शन 5 क्लॉज 5, ये इन तीनों प्रोविजंस को वॉयलेट करके शादी करता है तो उसकी शादी बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी। अब देखो, जैसे कि मैंने अपनी वैलिड मैरिज वाली वीडियो में बताया था कि वैलिड मैरिज के जो भी एसेंशियल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंशन किए हुए हैं। सेक्शन 11 जो कि ग्राउंड्स बताता है वॉइड मैरिज के, वो अपने उसी सेक्शन के अंदर ये शो करता है कि अगर कोई भी पर्सन सेक्शन 5 की क्लॉज 1, सेक्शन 5 की क्लॉज 4 और सेक्शन 5 की क्लॉज 5 को वॉयलेट करता है और शादी कर लेता है, तो उसकी वो जो शादी है वो बिल्कुल नल मानी जाएगी, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी कोर्ट की नज़र में, और इसके साथ साथ ऐसे पर्सन को पनिश भी किया जाएगा लॉ के जरिए। अब अगर आगे हम देखेंगे सेक्शन 5 की जो कंडीशंस हैं, जो बताते हैं एक वैलिड मैरिज की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, हम देखते हैं कि सेक्शन 5 की क्लॉज 1, 4 और 5 में ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि अगर हम वॉयलेट कर देते हैं तो हमारी शादी को वैलिडिटी नहीं मिलेगी, बिल्कुल वॉइड हो जाएगी वो। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सर्टेन कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर अ मैरिज टू बी वैलिड। मतलब इसके अंदर कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई हैं जो कि फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी को वैलिडिटी मिले। अब इसमें हम मेनली 3 पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा वॉइड मैरिज है, ये जो वीडियो है, इससे कनेक्टेड ये 3 ही है, तो हम इनको 3 पर ध्यान देते हैं। तो हमारा क्लॉज 1, सेक्शन 5 क्लॉज 1 कहता है नाइदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब ये कि बाइगैमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप शादी करने के लिए जा रहे हो तो आपका सिंगल होना ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है, उसका डिवोर्स भी नहीं हुआ है या उसके फर्स्ट पार्टनर की कोई डेथ भी नहीं हुई है, तो वो पर्सन दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो बाइगैमी होगी और बाइगैमी के लिए आपको पनिश किया जाएगा। तो ये तो हमारा सेक्शन 5 का क्लॉज 1 कहता है अगर कोई भी पर्सन इस क्लॉज को, इस प्रोविजन को वॉयलेट करके शादी कर लेता है कि जी पहले से शादीशुदा था, स्टिल उसने दूसरी शादी कर ली, तो उसकी वो शादी
वॉइड मानी जाएगी। ठीक है, वॉइड मैरिज का हमारा ये पहला राउंड हमारा कवर होता है कि उसकी शादी ऐसे कंडीशन में वॉइड मानी जाएगी। इसके साथ साथ उसे पनिश भी किया जाएगा आईपीसी के सेक्शन 494 एंड 495 के अंडर में। अब देखो हम आगे देखें कि हमारा सेक्शन 5 का क्लॉज 4 क्या कहता है। तो ये क्लियरली बोलता है कि पार्टीज आर नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। प्रोहिबिटेड डिग्रीज के अंदर आने वाली जो भी रिलेशनशिप्स हैं, लड़का या लड़की में से कोई भी पर्सन अगर उन रिलेशनशिप्स के अंदर शादी कर लेता है तो उसकी शादी बिल्कुल वॉइड हो जाएगी, वैलिडिटी उसे नहीं मिलने वाली है और उसे पनिश भी किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रोहिबिटेड डिग्रीज क्या होती हैं, देखो इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो में बना दूंगी। लेकिन प्रोहिबिटेड डिग्रीज अगर हम शॉर्टली समझें तो जैसे कि मानो भाई बहन से शादी नहीं कर सकता है, लड़की अपने पिता से शादी नहीं कर सकती है, अपने दादा से शादी नहीं कर सकती है, अपने मामा के बेटे से नहीं कर सकती है, अपने चाचा ताऊ के बेटों से नहीं कर सकती है। इन हिंदू लॉ अगर हम देखें तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रोहिबिटेड डिग्रीज रिलेशनशिप्स है कुछ। ठीक है, तो हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज के जो भी अंदर में आते हैं रिलेशंस, उनके अंदर भी शादी हम नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो हमारी शादी वॉइड मानी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेक्शन 5 का क्लॉज 5 कहता है द पार्टीज आर नॉट सपिंडास अनलेस परमिटेड बाय कस्टम। अब सपिंडास क्या होता है, सेम एंसेस्ट्रल्स, मतलब ये कि लड़का और लड़की जब भी दोनों की शादी हो रही होगी तो ये ध्यान में रखना जरूरी है कि उन दोनों की शादी जब हो रही है तो उनकी जो पिंडास है, उनकी जो एंसेस्ट्रल्स हैं, पूर्वज हैं, वो सेम ना हो। सपिंडास मतलब वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो अलग होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 5 में भी ये डिफाइन किया हुआ है, यानी कि सेम एंसेस्ट्रल्स को लेके डिफाइन कर रखा है कि भाई आप कितनी जनरेशन तक जाकर चेक करोगे। तो अगर हम मदर साइड में जाएंगे तो हम 3rd जनरेशन तक जाकर देखेंगे कि कहीं एंसेस्ट्रल सेम तो नहीं हो रहे हैं, मिल तो नहीं रहे। फादर साइड में अगर हम देखेंगे तो हम 5th जनरेशन तक जाकर लड़का और लड़की की चेक करेंगे कि दोनों के एंसेस्ट्रल्स कहीं सेम तो नहीं हो रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारा सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 का क्लॉज 3 है, वो हमारा प्रोहिबिटेड डिग्रीज को डिफाइन करता है कि कौन कौन सी डिग्रीज, कौन कौन सी रिलेशंस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, किन किन के अंदर आप शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये भी अगर इसमें भी आप ऐसा करते हो कि आप प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर ही शादी कर लेते हो तो हमारा जो सेक्शन 18 क्लॉज बी है वो पनिशमेंट की बात करता है कि ऐसा करने पर आपको कितनी पनिशमेंट होगी, क्या क्या पनिशमेंट होगी। सेम वैसे ही इसमें जो सपिंडास वाला है, इसमें सेक्शन 3 का क्लॉज 5 जो है वो इसको डिफाइन करता है कि भाई सपिंडास क्या है और कौन कौन से जनरेशन तक आप जाकर चेक करोगे, मदर साइड में कितना, फादर साइड में कितना। और अगर आप ऐसा कर देते हो कि आपने सेम एंसेस्ट्रल्स होने के बावजूद भी शादी कर ली है तो सेक्शन 18 का क्लॉज भी आपको पनिशमेंट के बारे में बताता है कि आपको कौन सी पनिशमेंट मिलेगी, कितने टाइम की मिलेगी, क्या सब होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि हमारा क्लॉज 5 के लिए भी है और क्लॉज 4 वाले पॉइंट के लिए भी है। आपका परमिटेड बाय कस्टम, मतलब ये कि अगर आप कस्टम्स ही आपके ऐसे हैं कि आपको परमिशन देते हैं सेम एंसेस्ट्रल्स में शादी करने की या फिर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी करने की, तो आपको किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं होगी और आपकी जो शादी है वो भी वॉइड नहीं होगी, वो वैलिड होगी। बट ये एक्सेप्शन है, अगर आपके कस्टम आपको परमिशन दे रहे हैं तो, अदरवाइज आपको पनिशमेंट भी दी जा सकती है और आपकी शादी तो वॉइड मानी ही जाएगी। Violation of these conditions make a marriage void under Section 11. Section 11 के तहत अगर इन तीनों प्रोविजंस की, इन तीनों कंडीशंस की वॉयलेशन होती है तो आपकी जो शादी है वो वैलिड नहीं, वॉइड मानी जाएगी। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्शन 7 हमें बात करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। ठीक है, ये भी एक ग्राउंड है, ये भी एसेंशियल है वॉइड मैरिज का। अगर ये भी हमारा वॉयलेट होता है या फिर इसको फॉलो कोई नहीं करता तो भी हमारी शादी वॉइड मानी जाती है। आप अपने पेपर में इसे बड़ा बड़ा हेडलाइन डालकर बिल्कुल सेम एज इट इज लिख सकते हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफाइज द राइट्स एंड सेरेमनीज दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड फॉर अ हिंदू मैरिज। The marriage is only considered valid if the necessary ceremonies such as the सप्तपदी मतलब 7 steps, 7 फेरे जो होते हैं, are completed. Without proper ceremonies, the marriage can be challenged and declared void. मेनली इसमें ये कहा गया है कि जो सेरेमनीज है ना हिंदू मैरिज की, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है, वो परफॉर्म नहीं हो रही है तो भी आपकी शादी वॉइड मानी जाएगी। अब देखो 2 पार्टनर हैं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों पार्टनर में से एटलीस्ट एक पार्टनर की जो कस्टम्स हैं, जो भी उसके जो एसेंशियल्स हैं, जितनी भी सेरेमनीज जो होती हैं, जो कुछ
एकदम ऐसी सेरेमनीज है कि ये तो फुलफिल होनी ही चाहिए। जैसे हिंदूज में होता है 7 फेरों का होता है ना, पंजाबियों में अलग होता है, हिंदूज में अलग होता है। ये कुछ चीजें होती हैं कि आप अगर इन्हें फॉलो नहीं करते हो तो आपकी शादी मानी ही नहीं जाती। जैसे हिंदूज में अब मानो आपने 7 फेरे नहीं लिए हैं, ठीक है, जब तक आप 7 फेरे नहीं ले लेते हो तब तक आपकी शादी को वैलिडिटी नहीं दी जाती है। अब सपोज किसी पर्सन ने शादी करी बट 7 फेरे ही नहीं लिए, तो ये जो सेक्शन 7 है इसी सेरेमनीज इसी टाइप की सेरेमनीज की बात करता है कि अगर आप ये जो कुछ एसेंशियल सेरेमनीज है इन्हें भी फॉलो नहीं करते हो, ये जो कुछ नेसेसरी सेरेमनीज है अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हो और शादी कर लेते हो तो भी आपकी शादी जो है वो बिल्कुल जीरो मानी जाएगी, वो वॉइड हो जाएगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे नॉर्मल होता है ना, किसी किसी में होता है अग्नि के 7 फेरे लेके। अब मे बी पंजाबियों में शायद ऐसा होता है कि वो शायद उनके यहाँ 7 फेरे नहीं लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं, तो अलग अलग ही रिचुअल्स है। बट अगर आप यही जो मेन नेसेसरी रिचुअल्स है इन्हें ही फॉलो नहीं करोगे और आप शादी कर लोगे तो वो शादी आपकी वैलिड होगी ही नहीं, वो शादी आपकी वॉइड हो जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज, मतलब जो नेसेसरी सेरेमनीज है जो स्पेसिफाइज है कि यार ये स्पेसिफिकली इस कास्ट हो गया या हिंदू मैरिज हो गई उनमें फॉलो होते हैं, तो वो तो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे आप लड़के के कर लो चाहे आप लड़की के कर लो। दोनों पार्टनर्स में से किसी एक के स्पेसिफाई सेरेमनीज को आपको फुलफिल करना होगा, फॉलो करना होगा, तभी आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 15 जो हमें एक्सप्लेन करता है व्हेन कैन पार्टीज रीमैरी। सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स दैट पार्टीज टू अवॉइड मैरिज can remarry after receiving a decree of nullity. If a marriage is declared void under Section 11, both parties are free to remarry after obtaining the decree. This section ensures the freedom to marry after the dissolution of a void marriage. अब देखो, अगर आपके पास आपका सपोज दैट एक लड़का और एक लड़की है, हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों का डिवोर्स हो गया है, उनके पास डिवोर्स की डिक्री आ चुकी है, ठीक है, तो अब आपकी शादी तो मतलब नल हो गई है एकदम, आपकी कोई शादी तो रही नहीं, आपका डिवोर्स हो चुका है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ये बता रखा है कि व्हेन कैन पार्टी रीमैरी, मतलब ये है कि डिवोर्स के तुरंत बाद ही, ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और इमीडिएटली जाकर शादी कर लोगे, वो सही नहीं होगा, आप शादी नहीं कर सकते। ऐसे आपके पास बेशक डिग्री आ गई है लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिवोर्स के अगले दिन ही जाओ या दूसरे दिन ही जाओ और इमीडिएटली दूसरी शादी कर लो, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, आप दूसरी शादी एकदम ऐसे तुरंत नहीं कर सकते हो। सपोज दैट 2 पार्टनर्स थे, उन दोनों का डिवोर्स हो गया, उनमें से एक पर्सन डिवोर्स चाहता था, वो केस जीत गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो अपना केस जीत जाता है, उसे डिवोर्स मिल जाता है, वो सोचे कि वो अगले ही दिन जाकर शादी कर ली, नहीं कर सकते, रुको। अब आप पहले ये देख लो कि जो आपका दूसरा पार्टनर था वो कहीं किसी हाई कोर्ट में जाकर अपील तो नहीं कर रहा है दोबारा से, क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है और आप दूसरी शादी कर लेते हो तो आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे झमेलों में, क्योंकि आपकी जो वो दूसरी शादी है फिर वो भी वॉइड ही मानी जाएगी, फिर और ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप ये भी देखो कि जो टाइम ड्यूरेशन हो, यानी कि जो राइट टू अप्लाई है, जो भी राइट टू अपील है, वो उसका एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि 90 डेज का कुछ ड्यूरेशन होता है टाइम का राइट टू अपील का, तो वो उसका अगर एक्सपायर हो चुका है देन आप शादी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि उसके बाद तो वो खुद भी अपील नहीं कर सकता किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, तुरंत बाद आप जाकर शादी नहीं कर सकते हो। सेक्शन 15 यही बताता है कि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो भी आपकी जो सेकंड मैरिज है फिर वो अवॉइड हो जाएगी, बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। अब देखो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड पनिशमेंट्स के बारे में देखिए तो वॉल्यूशन ऑफ सेक्शन 11 कैन लीड फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज। द मैरिज इज डिक्लेयर्ड वॉइड अब इनिशियो फ्रॉम द बिगनिंग। वॉइड अब इनिशियो मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब ये कि जो शादी है वो फर्स्ट डे से ही बिल्कुल वॉइड मानी जाएगी, नल मानी जाएगी। कोर्ट की नज़र में ये शादी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, जो कि हमारे इन प्रोविजंस को जो मेंशन किए हुए हैं 11 में, अगर इन्हें वॉयलेट कर देता है तो, ठीक है। बोथ पार्टीज आर फ्री टू रीमैरी, मतलब ये कि जो दोनों पार्टीज है ना वॉइड मैरिज में, जैसे सपोज दैट मानो कि कल को कोई भाई और बहन शादी करके आ जाए, वो कहीं हम तो शादीशुदा है, पति पत्नी है, बट इन रियलिटी हम देखें तो उन्होंने प्रोहिबिटेड डिक्रीज के अंदर में शादी करी है, उनकी शादी फर्स्ट डे से ही वॉइड है कोर्ट की नजर में, तो वो दोनों फ्री है बिल्कुल, वो चाहे तो जिससे भी मर्जी दूसरी शादी कर ले, उनकी जो दूसरी शादी होगी वो एक बार को वैलिड कहलाएगी,
क्योंकि उनकी जो पहली शादी थी वो तो वैसे भी वॉइड ही थी कोर्ट की नज़र में, है ना। अब जैसे वैलिड मैरिज में होता है, जब तक आपका डिवोर्स ना हो जाए या फिर आपका पहला जो पार्टनर है वो मर ना चुका हो, आप सिंगल ना हो, जब तक आपकी जो शादी है वो वैलिड नहीं आती है ना, वो वॉइड ही मानी जाएगी। वैसे ही जो वॉइड मैरिज है ना, वो तो ऑलरेडी वॉइड है। बेशक आप चाहो तो किसी और पार्टनर मतलब किसी और पर्सन से शादी कर लो, आप दोनों ही फ्री हो, ठीक है। आपकी जो दूसरी मैरिज है वो वैलिड कहलाएगी। बेशक कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली आपको बाईगामी के लिए, बिकॉज आपकी जो पहली शादी थी वो वॉइड थी, वो वैलिड नहीं थी। अगर वैलिड होती तो बेशक आप नहीं कर पाते जब तक आपका डिवोर्स ना हो चुका होता, ठीक है। बट ऐसे केस में जो कि खुद ही वॉइड है, कोर्ट की नज़र में जो खुद ही एक शादी ऐसी जो वॉइड है, वो दोनों पार्टनर में से कोई भी जाकर कोर्ट के पास भी तो नहीं खड़ा हो सकता ना कि सर ऐसे ऐसे है और मेरा ही पार्टनर मेरे से बिना डिवोर्स लिए दूसरी शादी कर रहा है। अब क्या बोलोगे, आप तो खुद ही एक वॉइड मैरिज के बंधन में हो बिना मतलब में। आपको लग रहा है कि हाँ वो अपनी शादी करिए, बट कोर्ट की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Bigamy. If bigamy is proven, it is punishable under Section 494 of the इंडियन पीनल कोड विद इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बाइगैमी जैसी सिचुएशन सामने आती है तो आपको अंडर द सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पीनल कोड आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। एंड पार्टीज में ऑल्सो फेस सोशल एंड फैमिलियल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेटिंग दीज लीगल प्रोविजंस। देखो इसमें ना मैं ये वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ पनिशमेंट से लेके, कि अगर कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्शन 18 क्लॉज बी में पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। पनिश किया जाएगा आपको 1000 रुपये की फाइन के साथ, और उसके साथ आपको 1 महीने की जेल भी हो सकती है। दोनों अलग अलग भी हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, फाइन न देना पड़े, में भी दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आप सेम एंसेस्ट्रल्स में शादी कर लेते हो तो सेक्शन 18 क्लॉज बी में इसकी भी पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है। सेम आपको 1000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है या फिर आपको 1 महीने की जेल हो सकती है। ये दोनों एक साथ भी हो सकता है। एक्सेप्शन है कि आपके कस्टम्स ही आपको परमिट करते हो ऐसी शादी के लिए, तो आपको किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट नहीं होगी, आपकी शादी भी वैलिड मानी जाएगी। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपको एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट समझ आ गया हो। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो फील फ्री टू आस्क, मुझसे आकर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनवानी है तो आप उसके लिए भी मुझसे आकर बोल सकते हो। मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द वो वीडियो बना सकूँ। फिलहाल के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक, थैंक यू।